हाय मैं प्रेम सागर मैथमेटिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज सेक्शन डी का ब्लॉक बी लेकर के आए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 170 से। तो आज जो सेक्शन डी का ब्लॉक बी है, इसमें सवाल थोड़ा टफ है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, जरा लेकिन गौर से देखना होगा। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो 170 को बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें कि ए बी के समानुपाती है, ए बी के समानुपाती है। अगर इसी में हम आगे डाटा जोड़े तथा सी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं। तो जरा देखिएगा, हम बोले कि ए बी के समानुपाती है तथा सी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी यहाँ ध्यान से देखिएगा, करा ए बी के समानुपाती है, यानी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, करा ए बी के समानुपाती है। आपको पता होगा कि तथा कंजक्शन है, किसका काम होता है, ये फर्स्ट नाउन के लिए आता है। अगर ई तथा के जगह पर यहाँ फर्स्ट में कौन है, ए है, अगर ए को यहाँ पर धर करके पढ़े तो ऊपर भी कोई आपत्ति नहीं है। ए बी के समानुपाती है, तथा जो आया है सेंटेंस को जुड़ा है, यानी यही कहना चाहता रहा है कि ए बी के समानुपाती। जिस तरह से आप बचपन में लिखते थे गाय के दो पूंछ होती है, गाय के दो सींग होते हैं, गाय के एक पेट होता है, यानी पूरा ऐसे में गाय के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन जब बड़े हुए तब बोले गाय के दो सींग तथा एक पूंछ होती है। मतलब कि आप वहां पर एक गाय को क्या किए, इग्नोर किए, वहां पर तथा कंजक्शन को लाकर सेंटेंस को बढ़ा दिए, यानी चर्चा वही गाय की हो रही है। यानी कि उसी तरह से ए बी के समानुपाती है, तो ये बार बार हम नहीं बोल सकते कि ए बी के समानुपाती है, ए सी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ कंजक्शन को हम लाए ए के लिए, क्योंकि बोलना एक ही बार में हम चाह रहे थे कि ए बी के समानुपाती है तथा सी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी और ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल सी। तो यहाँ सवाल कर रहा है कि ए बी के समानुपाती है, तथा लेंगे, फर्स्ट नाउन को उठा करके यहाँ रख देंगे और यहाँ से पढ़ेंगे कि ए सी के व्युत्क्रमानुपाती। तो ए बी के समानुपाती है, लेकिन ए जो है ना इस सी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम चाहते हैं कि एक ही बार में दोनों बात बोले, एक ही बार में दोनों बात बोले। तो देखिए कैसे बोलेंगे, ये दोनों को मर्ज करेंगे, यानी कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी और सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी ए बी के समानुपाती है और ए सी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये अलग अलग बात को जोड़ करके एक ही बात लिखे कि ए बी के समानुपाती है और ए सी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिएगा यहाँ से अगर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आपको पता होगा कि जब इसे हटाएंगे तो एक बराबर आता है और एक कांस्टेंट आता है। बी बटा मेरा सी, इधर मेरा क्या है, अगर कांस्टेंट को अगर हम निकालना चाहे तो कांस्टेंट जो होगा सीधा आ जाएगा, यानी ए सी बटा क्या बी। तो आपको पता होना चाहिए जो कांस्टेंट होता है वो इन्फिनिटिव होता है, मतलब कि 1 2 3 4 वेरी करते जाता है। तो अगर ये 1 माने तो आगे हम 2 2 भी मान सकते हैं, B2। उसी तरह से 3 3 4 4, लेकिन आगे हम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि कांस्टेंट जो होता है 0 से इन्फिनिटी जाता है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से ये वेरी करते जाएगा। नहीं तो ये का तरीका और इसका बनाने का होगा, एक बार की कांस्टेंट का मान निकाल करके अगला हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जब हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ पता लगेगा। तो उम्मीद करते हैं डाटा समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटाने वाला कहाँ चल गया।
इसमें एक डाटा और चेंज करके देता है, थोड़ा एक बात को और समझा दे, ये तथा के जगह पर जो लगा देता है कभी कभी, यानी कि बात बोलता है कि ए बी के समानुपाती है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, ए बी के समानुपाती है जो सी के व्युत्क्रमानुपाती है। तथा तो कंजक्शन था, वो आया था मेरे फर्स्ट नाउन के लिए, लेकिन मेरा जो और जो की रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये मेरा आता है अपने से नजदीक के लिए। तो देखिएगा यहाँ जो है ये अपने से नजदीक के लिए किसके लिए आएगा, बी के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो के जगह बी रख के पढ़ सकते हैं, तो ए बी के समानुपाती है, तथा फर्स्ट नाउन के लिए आया था तो ए रखे थे, तो ए बी के समानुपाती है, और जो मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है ये मेरा आया नजदीक के लिए, यहाँ पर रखेंगे बी। अब यहाँ से पढ़ेंगे बी सी के व्युत्क्रमानुपाती है, बी सी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ई ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, या तो फिर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दोनों बात को मर्ज करें तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए बट बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल सी, यानी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए लेकिन सी का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अलग अलग ना करके अब एक ही बार में बोल दिए कि बी जो मेरा है वो ए के समानुपाती है, और यही बी जो है वो सी के इनवर्सली यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोनों बातों को मर्ज करके लिखे, एक ही भाषा में लिखे। आपको यहाँ से फिर बोलेंगे वही बात कि बी जो मेरा है ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इसे हटाएंगे तो एक बराबर आता है और एक कांस्टेंट आता है, ये मेरा ए, ये मेरा सी, है मेरा बी। के अगर कांस्टेंट लिखना चाहते हैं तो कांस्टेंट बराबर होगा, इसे इधर ले आएंगे, यानी बी सी बटा क्या ए। अब कांस्टेंट जो होता है वो मेरा 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक जाता है, तो ये वैरी करते रहता है। तो आप इसे भी वैरी कर सकते हैं, b1 c1 a1 b2 c2 a2, या तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि कांस्टेंट का पहला बार में मान निकाल करके अगला बार में पुट कर दीजिएगा। जैसे देखिएगा कैसे हम करना चाहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 पर आते हैं, मुद्दे की बात। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 170, कंप्यूटर में हाथ से लगा दिया जाए। कह रहा है ए बी के घन का व्युत्क्रमानुपाती है। सवाल कह रहा है कि ए जो है वो मेरा बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हम नहीं बोल रहे, ऐसा प्रश्न कर रहा है कि ए जो है ना वो बी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी। लेकिन इसमें कंडीशन लगा हुआ कि डायरेक्ट बी के नहीं बोला है, बल्कि बी के क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला। आगे देखिएगा कह रहा, अब आगे कुछ दिया ही नहीं, अब आगे वैल्यू दे दिया है, तो इसे हम थोड़ा तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। अभी हम बताएं कि इसे बराबर हटाएंगे, जब उसे हटाएंगे डायरेक्टली इनवर्सली को, तो मेरा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आता है, इधर जैसे बी क्यू लिख दीजिए, इधर मेरा ए लिख दीजिए। अगर कांस्टेंट लिखना चाहते हैं तो इधर गुना हो जाएगा, यानी ए बी क्यू E1 1, उसी तरह से ए बी क्यू 2 2। अब आगे कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू जैसे जैसे दिया गया पुट करिए। प्रश्न में कह रहा है जब ए का मान 2, जब ए का मान 2 तब बी का मान क्या होता है, मेरा 3 होता है। तब बी के जगह 3 रख दिया, लेकिन ऑलरेडी वो पावर 3 लिखा। जब ए का मान 27/32, जब ए का मान 27/32, तब बताइए कि मेरा बी का मान क्या। तभी कुछ बचा ही नहीं सवाल में, बी क्यू से बी क्यू मेरा कट जाएगा, यानी 3 3 होती है 27 से 27 कट जाएगा। ये 32 दूना इधर मेरा क्या हो जाएगा 64, यानी बी क्यू बराबर आपका 64 होगा। अब बताइएगा इधर क्यू है तो उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। तब बताइएगा अगर हम घनमूल निकाल लें
किसका 64 का, तब मेरा कितना आ जाएगा 8 4 4 16, 16 4 64 यानी मेरा 4 आ जाएगा। तो आपका उत्तर कितना होगा 4 8 ना बल्कि 4 ऑप्शन नंबर बी। इसको तोड़ेंगे ना 3 बार तोड़ेंगे 4 गुने 4 गुने 4 तो 4 4 16 16 4 64। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175 की ओर। कह रहा है कि ए बी का समानुपाती है। ये बात बोला गया है कि ए बी के समानुपाती है और तथा सी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ए बी के समानुपाती है और तथा सी के व्युत्क्रमानुपाती है। अब आपको पता है कि जब इसे हटाएंगे तो एक बराबर आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। इधर जैसे है उतार दीजिए b बटा c। अगर यहाँ से हम कांस्टेंट लिखना चाहते हैं तो a मेरा इसमें गुना हो जाएगा तो ac, और b मेरा नीचे आ जाएगा तो b, और कांस्टेंट इन्फिनिटिव ना होता है तो इसी कारण इसको एक बार दो बार जयवर इच्छा हो वो जयवर लिखिए। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम वैल्यू पुट करें, क्योंकि आगे तो कुछ बोला नहीं, आगे सिर्फ वैल्यू इनपुट करना है। तो कह रहा है कि ए बी सी का मान क्रमशः दिया गया। तो ए का मान 12, अब बी का मान 6 और सी का मान 2। आगे में कह रहा जब बी और सी का मान क्रमशः, यानी जब बी का मान कितना, जब बी और सी का मान क्रमशः, यानी जब बी का मान 12 और सी का मान 3, तब प्रश्न में कह रहा है कि बताइए कि ए का मान क्या होगा। बहुत गर्मी है। ए का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखिएगा ये कटेगा 6 से कटेगा 2 बार में, आई 3 से कटेगा 4 बार में, और तो कुछ कटेगा नहीं, 4 दुनिया 8 है, 2 इधर आ जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा 16। यानी कि ऑप्शन नंबर ऐसा कोई है तो ऑप्शन नंबर ए। तो नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, वो हमी से हुआ था, बाद में फिर देखे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत गर्मी है। क्वेश्चन नंबर 176 होगा। 176 में कह रहा है कि x y के समानुपाती तथा जेड स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये x जो है ना वो y के समानुपाती है, बट ax y के समानुपाती और जेड स्क्वायर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से हटाएंगे तो मेरा बराबर और कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट लिखना चाहेंगे तो ये मेरा जेड स्क्वायर इधर चल जाएगा, यानी एक्स इंटू जेड स्क्वायर, अब बटा वाई मेरा नीचे आ जाएगा। उसी तरह से एक्स इंटू जेड स्क्वायर बटा मेरा क्या वाई। अब कुछ करना ही नहीं, वैल्यू पुट कर दीजिए जैसे जैसे दिया गया है। तब प्रश्न में कह रहा है जब x का नहीं सॉरी जब y का मान 15, कोई बात नहीं, जब y का मान 15 हो, x का मान 6 हो, z का मान 5 हो, तो 5 के स्क्वायर ना आगे। फिर प्रश्न में कह रहा है बताइए कि x का मान क्या होगा। आगे x पता नहीं है, बताइए कि x का मान क्या होगा, लेकिन कंडीशन लगाया है कि जब x का मान क्या पूछ रहा है, x का मान क्या होगा जब y बराबर मेरा 24 हो, जब y बराबर मेरा क्या हो 24 हो, y बराबर 24 हो और z बराबर मेरा कितना 4 हो। नीचे वैसा ही एक सवाल है, वही मेरा बार बार आ रहा है। तो प्रश्न में कह रहा है कि बताइए x का मान क्या होगा जब y मेरा 24 और z मेरा क्या हो 4।
कितना आसान है। अगर काट छाट करे तो कुछ कटेगा। ई पर 25 तो 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार। आई 3 8 24, आई 4 4 16 तो 8 से कट जाएगा 2 बार में। आई 2 से कट जाएगा मेरा कितना बार में, 3 बार में। तो क्या क्या बचा इसमें, ये 5 बचा ना और ये 3 बचा ना, यानी x बराबर मेरा कितना आ गया 15। तो थोड़ा देख लीजिएगा, कैलकुलेशन मेरा थोड़ा पुअर है, अगर कहीं छूट उठ गया होगा तब गुना कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन भी नहीं लिखे हैं तो उतना बुरा नहीं मानिएगा कि सर जी को आता नहीं कैसे कैसे कर दूँ, मेरा ऊपर ही से शराब दे के भेजा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 177 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा x जो है ना वो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के समानुपाती है। तो x जो है ना वो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के समानुपाती है। तो x जो है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के समानुपाती है। अब तो कुछ ही सवाल में नहीं, सिर्फ वैल्यू दिया गया, तो इसे हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ये मेरा x है, इधर मेरा क्या है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हम k लिखना चाहें तो ये नीचे आ जाएगा, यानी x बटा वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरह से x बटा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है इन्फिनिटिव होता है। 1 2 3 4, तो आप भी लिख लीजिए 1 2 3 वैल्यू रखिए। प्रश्न में करा यदि y बराबर 1 तो y बराबर 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। यदि y बराबर 1 हो तो z मेरा कितना होता है 2 होता है, यानी 2 के स्क्वायर। y बराबर 1 z बराबर 1 तब x का मान मेरा 15 होता है। आगे प्रश्न में कह रहा है यदि z का मान क्या होगा, आई डोंट नो। z का मान क्या होगा जब x मेरा क्या हो 39 हो और y मेरा कितना हो 2 हो, यानी 2 के स्क्वायर। अगर हम कुछ काट छाट करें तो 2 दूनी 4, 1 5, 5 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 13 बार में। ये पार्ट को अगर इधर उठा के लाए तो जेड स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर 13। ये 2 दूनी 4 उधर जाके घट जाएगा तो जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9। स्क्वायर तो उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा तो जेड बराबर जो मेरा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जेड का मान पूछ रहा था, तो जेड आपका कितना हो गया 3। चलिए आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 178 पहले लिख लेते हैं, फिर नंबरिंग गड़बड़ा जाएंगे। 178 कह रहा है कि एक शिकारी कुत्ता है। इस सवाल थोड़ा सेंस पर आधारित है, जरा ध्यान से देखिएगा। यही सवाल टाइम एंड डिस्टेंस में भी आएगा। कह रहा है कि एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है और खरगोश की 4 छलांग के लिए वह 3 छलांग लेता है, लेकिन शिकारी कुत्ता 2 छलांग के लिए लेकिन शिकारी कुत्ता की 2 छलांग और खरगोश के 3 छलांग के बराबर है। तो शिकारी कुत्ता तथा खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा। सवाल बहुत तेज, बड़ी गर्मी है। इसमें थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना होगा, ऐसे नहीं होगा। अब इधर जो सवाल जो बनाएंगे वो थोड़ा थोड़ा आपको सेंस पर आधारित होगा, यानी खुद से सोचना होगा। वो रटा रटाया चीज नहीं होना चाहिए। जैसे देखिएगा सवाल, तो देखिएगा इसमें चाल का अनुपात आपसे पूछ रहा है, और चाल का अनुपात किसका किसका पूछ रहा है, कुत्ता और खरगोश का। कुत्ता और खरगोश। देखिए चाल आसानी से निकल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक छुपा हुआ। हम बोले जो चाल जो मेरा होता है ना, चाल जो होता है
वो छलांग की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। छलांग की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिएगा कैसे, ये तो बोलिएगा सर जी रट क्या है, नहीं रट के नहीं है। चाल जो होता है वो छलांग की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ बोल दिया टाइम सेम है, देखिएगा यहाँ सेम समय की बात किया होगा, जरूर कहीं किया होगा कि जितना समय में एक खरगोश 3 छलांग लगाता है, कितना एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है और खरगोश की 4 छलांग के लिए वह 3 छलांग लेता है। यही देखिएगा तो कह रहा है कि जितना समय में वो 4 छलांग लेता है ना, उतना ही समय में 3 छलांग लेता है। यानी समय दोनों के लिए क्या है, बराबर। तो आप ही बताइएगा, अगर 1 घंटा आपको दे दिया जाए, हीरो होंडा और दुकाती को अगर उतार दिया जाए हाईवे पर, तब बताइएगा 1 घंटा में चला गया दुकाती का चाल, यानी 1 घंटा में तय की गई दूरी दुकाती और 1 घंटा में तय किया गया हीरो होंडा, दोनों बराबर होगा? बिल्कुल नहीं बराबर होगा, क्योंकि वहाँ जो आरपीएम जो होता है, जो चक्का चलने का जो 1 मिनट में कितना बार घूमता है, तो बताइएगा दुकाती के थोड़ा ज़्यादा होता है हीरो होंडा के अपेक्षा, क्योंकि पैसा लेता है ना भाई। ऐसे थोड़ी होता है कि ये 2 लाख में वही या 70,000 में वही, ऐसा नहीं होता। तो देखिएगा यहाँ पर जो बात होता है कि जो आरपीएम जो मेरा होता है वो मेरा स्पीड रोटेट करता है दुकाती का, और वह वो तो समय उतना है हीरो होंडा का जो थोड़ा ये स्लो करता है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ जो चक्कर की संख्या है ज़्यादा है, तो मेरा चाल भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे तो देखिएगा रोटेट की संख्या जो क्या है, एगो ऐठले है पूरा, कहियो नहीं भाग रहा, एगो थोड़े सा ऐठा बस उड़ गई। तो यानी जो चलने का जो दर है मेरा, तो देखिएगा समय तो दोनों के लिए उतना ही रहता है, लेकिन जो मेरा आरपीएम जो होता है वो मेरा स्पीड रोटेट करता है, तो मेरा चाल भी बढ़ जाता है। ये मेरा स्लो चलता है तो स्पीड भी क्या होता है, कम हो जाता है। ऐसे भी देखिए ना भाई, अगर समय दे दिया जाए, एगो कोढ़िया एगो फरहरका के उतार दिया जाए, तो कोढ़िया तो क्या करेगा, समय के लिए तो दोनों के लिए उतना ही रहेगा, 1 घंटा और 1 घंटा। तो एगो ऐसे ऐसे चलेगा, 1 घंटा में सपोज 100 कदम चलो, तो कर चाल तो ऐसी रहेगा कोढ़िया में। लेकिन कोई ऐसा होगा जो 1 घंटा में 500 कदम चलेगा, तो 1 घंटा में जो 500 कदम चलेगा उसका चाल जो होगा वो कोढ़िया के अपेक्षा थोड़ा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ चाल जो होता है ना, वो छलांग के संख्या के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और तो ये तो समझ में आ गया। एक बार ये बात याद करना होगा कि मेरा जो चाल जो होता है, छलांग की लंबाई का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। छलांग की लंबाई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चाल जो होता है छलांग की संख्या के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लंबाई के साथ। देखिएगा कैसे, समय तो समान है दोनों की। बेचारा कुत्ता जो रहेगा ना, वो बड़का बड़का छलांग मारेगा तो उसका चाल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और खरगोश मेरा बेचारा तन्नी को रहेगा, फुदुक फुदुक के मारेगा तो उसका चाल थोड़ा क्या होगा, कम होगा। तो हम यही कहना चाहते हैं, जैसे मेला में आप घूमने जाते हैं, अगर अपने छोटे बच्चे को लेकर चलिएगा तो जिस दरमियान आप चल रहे होते हैं उस दरमियान बच्चा दौड़ रहा होता है, तो वहाँ यही अप्लाई होता है। तो छलांग की लंबाई जो आपका है बड़ा बड़ा है, तो आपका चाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है अपने बच्चे की अपेक्षा। तो वही बात कर रहे हैं, कुत्ता जो होगा जो 1 छलांग में यहाँ दूसरका में है, यानी कि उसका छलांग की लंबाई बढ़ने के कारण चाल भी क्या होता है, बढ़ता है। और खरगोश मेरा तन्नी को रहता है, फुदुक फुदुक के चलता तो उसका चाल मेरा क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि चाल जो मेरा होता है वो संख्या के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और चाल जो भी मेरा होता है वो लंबाई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ से हम एक ही भाषा में बोलना चाहे तो चाल जो होता है उस संख्या इनटू लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी चाल जो मेरा होता है वो संख्या के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और चाल जो मेरा होता है वो लंबाई का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये एक ही भाषा में बोल दिया गया
कि चाल जो मेरा होता है वो संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और चाल जो हमारा होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तभी कुछ बचा ही नहीं सवाल में। अब बहुत आसान है सवाल, देखिएगा कैसे। सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है और खरगोश की 4 छलांग के लिए, खरगोश की 4 छलांग के लिए वह 3 छलांग लेता है। तो यहाँ खरगोश जब 4 छलांग लेता है ना, तो कुत्ता मेरा 3 छलांग लेता है। तो छलांग की संख्या की बात हो, तभी हम जाने जो चाल जो होता है वो छलांग की संख्या और छलांग की लंबाई के गुणनफल के समानुपाती। तो जरा देखेंगे, तो यहाँ की तो संख्या लिख दी। अब हमको क्या चाहिए, छलांग की लंबाई चाहिए। इसके लिए देखिए वो रास्ता दिया करा, लेकिन शिकारी कुत्ता की 2 छलांग, शिकारी कुत्ता के 2 छलांग और खरगोश के 3 छलांग में लगाई गई दूरी के क्या है बराबर, यानी लंबाई की बात कर रहे हैं, खरगोश के बराबर है। तो आपको बताए थे कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो उसके गुणांकों को पलट के लिखते हैं। लेकिन जब दुए गो बराबर हो तो ऐसे नहीं उलट के बल्कि ऐसे उलट करके लिखते हैं। तो यहां से देखिएगा, कुत्ता और खरगोश अगर हम निकालें, कुत्ता और खरगोश का रेशियो, तो मेरा 2 3 उलट के कितना हो जाएगा, 3 और 2। तो कुत्ता को कुत्ता में मल्टीप्लाई करेंगे, खरगोश का खरगोश, यानी 9 अनुपात कितना हो गया, 8। तो आपका कुत्ता और खरगोश का जो चाल का अनुपात है। तो देखते हैं क्वेश्चन किधर गया, आपको ऑप्शन नंबर कितना हुआ, 9 अनुपात 8, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। 179 में कह रहा है कि शिकारी कुत्ते एक खरगोश का पीछा किया। कोई बात नहीं, करने दीजिए। जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतना ही समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। तब प्रश्न में कहा है, लास्ट में क्या पूछा है कि कुत्ता व खरगोश की चालों का अनुपात क्या होगा। तो वही फिर से सवाल आ गया डिजिट चेंज करके। तो ये थोड़ा हम समझाने के लिए थोड़ा सवाल ज्यादा दिए। तो कुत्ता और खरगोश की चाल का अनुपात पूछा। तो जरा ठहरिए, प्रश्न में कह रहा है एक शिकारी कुत्ते एक खरगोश को पीछा किया। जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। कोई बात नहीं। आगे प्रश्न में करा, यदि कुत्ते की 1 छलांग में लगाई गई दूरी, कुत्ते की 1 छलांग में लगाई गई दूरी खरगोश के 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है, खरगोश के 3 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। यहाँ से अगर हम कुत्ता और खरगोश की अगर रेशियो लाए उसका लंबाई का, तो 3 अनुपात 1 आएगा। यानी कुत्ता अगर 1 मिनट में, नहीं, कुत्ता अगर 1 छलांग में 3 मीटर के मारेगा तो उस दरमियान खरगोश 1 मीटर का मारेगा। तो लंबाई यहाँ संख्या आ गया था। अब हमको क्या चाहिए, लंबाई चाहिए। तो कुत्ता 3 खरगोश 1, यानी आपका उत्तर कितना हो गया, 9 अनुपात 5, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब तो 180 ना होगा, 180 में कह रहा है कि एक कुत्ता शेर की प्रत्येक 10 छलांग के लिए 7 छलांग लेता है। तो देखिएगा इसमें प्रश्न में लास्ट में क्या पूछा है कि उनकी चालों का नाम अनुपात क्या होगा। तो पहले कुत्ता
उसके बाद शेर, और उसके बाद कुत्ता, शेर, और क्या है, एक कुत्ता, शेर, एगो लोमड़ी। तो देखिएगा प्रश्न में कह रहा है कि एक कुत्ता शेर की प्रत्येक 10 छलांग के लिए, कुत्ता है ना, जो शेर जब 10 छलांग लेता है उस कंडीशन में कुत्ता 7 छलांग लेता है। तो यही प्रश्न में कह रहा है कि एक कुत्ता द्वारा शेर की प्रत्येक 10 छलांग पर कुत्ता 7 छलांग लेता है। आगे प्रश्न में कह रहा है और एक लोमड़ी शेर की प्रत्येक 10 छलांग के लिए ये 12 छलांग लेता है। तो यही सवाल में कह रहा था कि एगो कुत्ता शेर की 10 छलांग के लिए 7 छलांग, और लोमड़ी शेर की 10 छलांग के लिए 12 छलांग। तो अभी तो छलांग की संख्या हो गया, अब छलांग की लंबाई चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं चाल जो होता है वो छलांग की लंबाई और छलांग की संख्या के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ लास्ट में और कुछ डाटा दिया होगा। तो प्रश्न आगे कर रहा है और 5 छलांगों के लिए कुत्ता द्वारा, यानी कुत्ता द्वारा मेरा कितना 5 छलांग कर रहा है कि और 5 छलांगों के लिए कुत्ता द्वारा तय की गई दूरी, 15 छलांगों में शेर के द्वारा तय की गई दूरी, और 20 छलांगों में लोमड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या है, आपस में बराबर है। यही बात। तो यहाँ से रेशियो पहले प्रकट करेंगे कुत्ता, शेर और लोमड़ी का। तब बोले थे कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक राशि रहे तो क्या करेंगे, उसके गुणांकों को उलट करके लिखेंगे। लेकिन अब वो कितना उलट के रखेंगे, बच्चे तो रहेंगे। अब ऐसा करते हैं, यही से एलसीएम लेते हैं। तो बताइए 15, 20 और 5 का एलसीएम है 60 है। अब मेरा जो एलसीएम आया बारी बारी से कटवाइए। तो 5 से कटेगा 12 बार में, 15 से कटेगा 4 बार में, और 20 से कटेगा 3 बार में, यानी रेशियो आ गया। तब कुत्ता मेरा कितना आ गया 12, ये मेरा कितना आ गया 4, और लोमड़ी कितना आ गया 3। अगर कुछ कटने लायक लगे तो आप काटिए। पहले 2 से काटते हैं तो ये 6 कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, और ये 2 से 6 बार में कटेगा, और कुछ कटेगा अब नहीं कटेगा। तो 7 कम 42, 10 दूनी 20, अच्छोतिया 18। तो ऐसा देखिए कोई ऑप्शन है आज तुरी के नहीं है, ये और कटेगा, 2 से और कटेगा। तो ऐसा है 21, 10 और 9। तो 21, 10, 9 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 181 की ओर। (181) में कह रहा है कि किसी हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती बोले या तो अनुक्रमानुपाती बोले, बात एक ही होता है, टेंशन नहीं लेंगे। तो कह रहा है किसी हीरे का जो मूल्य है, किसी हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के, तो कह रहा मूल्य जो है ना भार के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती होगा। तो यानी कि अगर आपको भार दे दिया जाए तो मूल्य कैसे निकालिएगा, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो मूल्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आगे बढ़ते हैं। करा एक हीरा 4 टुकड़ों में टूटता है। तो देखिएगा टूटने पर एक हीरा 4 टुकड़ों में टूटता है, तो बिना टूटे एक बार देखेंगे
एक बार बिना टूटे, एक बार तोड़कर। तो देखिएगा कह रहा है कि एक हीरा 4 टुकड़ों में टूटता है। तो कैसे टूटता है? 1:2:3:4। यानी कि अगर ये बिना टूटे की बात करें तो यानी कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 4 3 7 7 3 10, यानी बिना टूटे का केजी का रहा होगा 10 kg। आयरन पत्थर से तोड़ करके क्या कर दिया? 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, यानी तोड़ करके वो बिना टूटे। सवाल में कह रहा है यदि पर हीरे के मूल्य में 1,40,000 रुपया की हानि हुई। तो जरा रुकिएगा, 1,40,000 रुपया की हानि ऐसे नहीं हुआ, हाँ हीरा टूटने पर हानि हुआ। प्रश्न में कह रहा है हीरे का जो मूल्य है भार के स्क्वायर के समानुपाती। कह रहा है जब इसे तोड़ दिया जाता है या तोड़ा जाता है किस भार में? 1:2:3। तो ये भार का रेशियो दिया गया है। तो इसे तोड़ा जाता है 1:2:3:4 में। जब तोड़ देता है तब तोड़ने के बावजूद 1,40,000 रुपया की हानि होता है। जैसे अंगूर का गुच्छा टूटने पर पहले 100 रुपया केजी और टूटने पर 40 रुपया केजी, यानी वहां पर कै रुपया की हानि हुआ? 60 रुपया की हानि। तो उसी प्रकार यहाँ पर हानि हो रहा है, यानी जब तोड़ देता है तो हानि 1,40,000 के। तो रुकिएगा, तो हम बोले हानि का तुलना हानि से करेंगे, ये बात बताए। तो रुकिएगा, हम बोले कि रुपया ना है, इतना रुपया की हानि हुआ। आई तो भार है, इसका कोई मात्रा होगा केजी में, किलो में, मीलों में, कुछ भी। तो रुपया के तुलना रुपया करने के लिए इसको मूल्य में आपको परिवर्तन करना होगा। तब भार दिया गया है, मूल्य कैसे निकलेगा? बोला मूल्य जो होता है वो भार के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो दादा है कि 100, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के 16। यानी यहां से यही निकल रहा है कि बिना टूटे दाम कै रुपया था? 100 रुपये। लेकिन अगर तोड़ दिया गया तो ये कितना हो गया? 1 16 16 9 25 25 और 5 30, यानी कि टोटल को जोड़ दी, यानी बिना टूटे हीरे का मूल्य 100 था रेशियो में, और तोड़ दिया तो मेरा कितना हो गया? 30 हो गया। तो आप ही बताइएगा यहाँ पर हानि कितना का हो गया? तो 100 के बस तो 30 में, यानी हानि 70 का था। हानि का तुलना हानि से। हम यही प्रश्न में बोले कि जो निश्चित राशि रहे उसका तुलना उसी राशि से करिएगा, जो प्रश्न में पूछे उसे गुना करेंगे। तो सवाल में कह रहा है कि बताइए बिना टूटे हीरे का मूल्य कितना था? तब वही तो गुना करेंगे जो प्रश्न में पूछ रहा है। तब बिना टूटे हीरे का मूल्य क्या था? 1 0 से 1 0 और 7 दूनी के 14, 1 2 3 4 5 पर, यानी 2 पर 5 लड्डू जो है वही आपका उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 182। 182 में कह रहा है हीरे की कीमत का भार के वर्ग के साथ है सीधा विचरण। मतलब वही बात करें, हिंदी थोड़ा टफ होता है, इसी कारण बोलते हैं एसएससी में तो ऐसा भी होता है कि बहुत हिंदी गूगल ट्रांसलेशन का शायद यूज करता है कि क्या करता है, हिंदी में बहुत सा ऐसा अटपटा आएगा या तो रॉन्ग सवाल भी रहता है, लेकिन वही सवाल इंग्लिश में सही रहता है। तो एग्जाम के दरमियान कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को इंग्लिश में ही पढ़े।
आपका भी हिंदी इंग्लिश दोनों क्वेश्चन आ जाएगा। अभी थोड़ा कुछ स्टाफ के भी कमी है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी काम चलाइए, जल्दी आप लोग का कृपा रहा तो सब चीज हो जाएगी। तकारा हीरे का जो कीमत है, कीमत के मतलब क्या, मूल्य। हीरा का जो मूल्य है, फिर वही बात बोला कि भार के वर्ग के साथ सीधा विचरण करता है। ये तो वही सवाल ना हो गया। ये तो फिर वही हो गया सवाल, सेम सवाल हो गया। बिना टूटे और तोड़कर। तो देखिएगा कि प्रश्न में कह रहा है एक हीरो के 4 टुकड़े किए गए, इन टुकड़ों का अनुपात 1:2:3:4। अगर ये ना टूटा होगा तो कितना 10, सबको मिला देंगे तो ये तो भार दिया गया है। अब प्रश्न में कह रहा है कि इन टुकड़ों के भार 1:2:3:4 के यदि मूल्य में कुल कमी हुआ 35,000 रुपया के, तो बताइए मूल्य हीरे का मूल्य कीमत क्या है। तो रुकिएगा, यहाँ 35,000 रुपया के हानि हुआ, तो हानि का तुलना हानि से, तो बताइए भार ना है तो हम बोले मूल्य लाएंगे तब अपना तुलना कर पाएंगे, क्योंकि रुपया में यूनिट इसका केजी मीटर कैसे किलो मिलो तिलो होगा। तो देखिएगा मूल्य निकालने के लिए भार के स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 100। यहाँ देखिएगा 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर। यहाँ टोटल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी 100 के वस्तु 30 में, यानी हानि कितना का 70 का। और उसे गुना करिए जो प्रश्न में कह रहा मूल्य कीमत क्या है, यानी 100 से। इस सवाल तो कोई फायदा नहीं हुआ, रिपीट कर गया। 7 × 5 = 35। 5 पर देखिए 4 लड्डू जो है, ऑप्शन नंबर है क्वेश्चन नंबर 183। में कह रहा है कि संगमरमर की कीमत अपने भार के वर्ग के साथ सीधा बदलता है। यानी कीमत की मतलब क्या, मूल्य की बात कर रहा है। जो मूल्य है वो भार के वर्ग के साथ सीधा बदलता है। अब प्रश्न में कह रहा है संगमरमर के 3 टुकड़ों में टूटता है, और जिसका भार का अनुपात क्रमशः दिया गया है 3:4:5। तो देखिएगा बिना टूटे, थोड़ा और इधर यहाँ तो दिख ही रहा होगा, बिना टूटे, ये तोड़कर, एक बार फिर से तोड़कर। देखिए तकरा संगमरमर की कीमत अपने भार के साथ सीधा बदलता है, भार के वर्ग के साथ। करा संगमरमर 3 टुकड़ों में टूटता है, जिसका भार का अनुपात क्रमशः 3:4:5। अब प्रश्न में कह रहा है आगे, यदि संगमरमर भारानुसार 3 बराबर भागों में तोड़े जाते हैं। तब पहले रुकिए, ये तोड़ा है तो 5 4 9 3 12, यानी बिना टूटे 1 केजी का गोला होगा 12 केजी का। और तोड़ दिया 3 4 5 में, लेकिन कह रहा यदि इसको फिर से तोड़े, लेकिन अब्बर बार में जो तोड़ना है वो बराबर बराबर में तोड़ना है। तो आप ही बताइएगा टोटल कितना है 12 किलो का। अब बराबर बराबर में अगर फिर से अगर तोड़े तो 4 केजी और 4 केजी आएगा। अब तोड़ करके बोला है कि अगर फिर से अगर बराबर बराबर में अगर तोड़ा जाए तो 4 4 4 में टूटेगा। तो प्रश्न में आगे फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि तो
फिर 1800 रुपया का क्या होता है, नुकसान होता है। बोला फिर 1800 रुपया का नुकसान। तो ये जरा ध्यान से देना, देखना होगा कि 1800 रुपया नुकसानी है, जो कहाँ का नुकसानी है। तो ये तो भार दिया गया है, हमको मूल्य चाहिए, क्योंकि जो 1800 रुपया दिया गया मूल्य के रूप में। तो मूल्य कैसे निकलेगा, भार के स्क्वायर करेंगे 144, स्क्वायर करके यहाँ डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तब पापा चे, क्योंकि जब इसको स्क्वायर करेंगे 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर। उसी तरह से इसे भी स्क्वायर करेंगे, 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर। तो 4 4 16, 16 ये 48 टोटल आ जाएगा। आई मेरा आ जाएगा पापा चे 25, 4 4 16, 3 3 9, 16 9 25, 25 25 50। तो देखिएगा पहला बार में हानि मेरा कितना का हो रहा था, 50 यानी 94 का हो रहा था, और दूसरा का बार में हानि कितना का हो रहा, 2 का हो रहा। तो यहाँ प्रश्न में लिखा तो फिर से 1800 रुपया का नुकसान होता है, यानी एक बार पहले धोखा खा चुका है, दूसरा का बार है, तब तो फिर से लिखा है। प्रश्न में कह रहा है कि जब इस बार तोड़े थे तब 1800 रुपया का नुकसान नहीं हुआ था, ये बात नहीं लिखा। 2 3 4 5 में तोड़ा था, उस समय कोई नुकसान नहीं, क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन कह रहा है उस समय का नुकसान नहीं है। कह रहा जब इसको बराबर बराबर में तोड़ा गया तब जाकर के 1800 रुपया का नुकसान हुआ है। तो यहाँ नुकसानी ई वाला नहीं है, बल्कि ये वाला है। बात समझ पा रहे, यानी फिर से 1800 रुपया का नुकसान के मतलब, यानी पहले एक बार कभी ना कभी नुकसान खा चुका है, तब तो यहाँ प्रश्न करा फिर से 1800 रुपया का नुकसान। यानी पहला बार में 94 का नुकसान हुआ, दूसरा बार में 2 का नुकसान, यानी यहाँ बोल सकते हैं कि 94 रुपया नुकसान, आप फिर से 2 रुपया का नुकसान। तो यहाँ फिर से नुकसान, यानी नुकसान का तुलना नुकसान से, यानी हानि का तुलना हानि से। लेकिन यहाँ यही देखने था कि कहाँ पर हानि वाला है। अब प्रश्न में कह रहा है कि बताइए हीरे की वास्तविक संगमरमर का मूल्य क्या था। तो वास्तविक तो यही 144। आप इतना तो कर ही सकते हैं, कट जाएगा 9 बार में। आप इसे कैलकुलेट करेंगे और जो मिलेगा वही आपका उत्तर होगा। तो जोड़ घटा तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 में कह रहा है कि प्लाई बोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, सेम। तो कह रहा प्लाई बोर्ड का जो कीमत है, यानी उसका जो मूल्य है, वो भार के वर्ग के साथ है, सीधा बदलता है। ये थोड़ा सवाल है, इसलिए 2 3 गो 4 गो डाले हैं, क्योंकि एक ही चीज देखते देखते, कोई भी चीज एक ही चीज को देखते रहते तो काफी खूबसूरत लगने लगती है। ये तो आपसे ज्यादा ही अच्छा और कोई भी जान सकता है। पहला बार में देखे तो थोड़ा कम खूबसूरत, दूसरा का दिन देखे तो इस तरीके लगता है कि जान ही ले लेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्लाई बोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। प्लाई बोर्ड के 3 भागों में तोड़ा गया है। तो कैसे कैसे तोड़ा है, 3 भागों में, जिसके वजन का अनुपात 9:2:1 है। अगर नहीं तोड़ा होगा, यानी बिना टूटे, तो 9 1 10 और 10 2 12। तब बिना टूटे यहाँ, अब तोड़ करके यहाँ। अब प्रश्न में कह रहा है यदि प्लाई बोर्ड 7:3:2 के अनुपात के वजन में टूटा हो, यानी फिर से तोड़ने की बात कर रहा, लेकिन अब इस रेशियो में नहीं, बल्कि किस रेशियो में करा, 7 3 और
2 के अनुपात में वजन टूटा होता तो 448 रुपया के हानि होता। तो ये देखिए हानि जो दिया गया है पहला बार में टूटा है तो हानि नहीं हुआ। प्रश्न में कह रहा है कि फिर से अगर ये टूटे ना 7, 3 और 2 में जब टूटता है तब जाके 448 रुपया के हानि अतिरिक्त हानि होता है। मतलब पहले जो तो हानि हो रहा था हो ही रहा था, अब ये अतिरिक्त हानि। तो देखिएगा तरीके का प्लाईवुड की वास्तविक कीमत क्या है, तो ये तो भार दिया गया। पहले यहाँ से हम मूल्य निकालेंगे। तो 12 के स्क्वायर 144 और 9 के स्क्वायर 81 और 2 के स्क्वायर 4 मेरा 1 हो जाएगा। 7 के स्क्वायर 49 9 और 4। तो यहाँ देखिएगा 4 1 5 यानी कितना हो जाएगा 86 टोटल। यहाँ अगर तोड़ जोड़ करें तो 1 रुपया इसको दे दीजिए तो टोटल हो गया 50 और 8 5 12 यानी 62। यहाँ देखिएगा फिर से हानि की बात कर रहा था। एक बार तो यहाँ हानि हो चुका और दूसरा बार में हानि मेरा कितना हुआ 4 रुपया उधर और 2 रुपया इधर यानी 24। तो हानि का तुलना हानि से। अब प्रश्न में करा वास्तविक कीमत क्या है, तो 144। अगर इसको काट छाट करें तो ये कटेगा 24 5 20 से 24 6 के 44 से गुना करे तो 8 6 48 के 8 हासिल 4 6 4 24 4 28 हासिल 2 6 4 24 2 26 यानी 2688। अगर देखिए कोई अगर ऐसा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 कर रहा है कि वस्तुओं के उत्पादन पर उत्पादन जो शुल्क है वस्तुओं के उत्पादित संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक। तो देखिएगा जरा वस्तुओं के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क मतलब क्या है, टैक्स की बात कर रहा है। तो कह रहा जो टैक्स जो हमारा है वो टैक्स मेरा कैसे, तो वस्तु का जो उत्पादन शुल्क है वस्तुओं की उत्पादित संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि संख्या मतलब क्या, नंबर। यानी वस्तुओं का जो जितना टोटल प्रोडक्शन है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जो देखेगा यहाँ टैक्स जो हमारा है वस्तुओं द्वारा उत्पादित संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब कुछ बचा ही नहीं सवाल में। अब सवाल में कह रहा है कि कोई कंपनी कुछ वस्तुओं का उत्पादन करती है और उसे कुछ उत्पादन शुल्क के रूप में देना पड़ता है। यदि वह कंपनी उत्पादित वस्तुओं की संख्याओं का जो अनुपात है 4:3:1। तो देखिएगा यहाँ संख्या जो वस्तु का दिया गया है 4:3:1 दिया गया है। अगर यहाँ मिला दे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि वस्तु की संख्या अगर ठोस निर्माण करता होगा यानी बिना टुकड़ा में आई वस्तु को क्या करता है, तोड़ कर देता है। जाहिर सी बात, एगो 8 kg का एगो बड़ा ड्राम बना के बेच देता तो एक ही बार टैक्स लगता। और उसी को यहाँ पर क्या कर दिया, एगो कुर्सी बना दिया, एगो मेज बना दिया, एगो जग बना दिया, तो अब टैक्स सब पर ना लगेगा। तो जाहिर सी बात है पहले से टैक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही प्रश्न में कह रहा है कि वस्तुओं की संख्या 4:3:1 के अनुपात में बांटकर प्रत्येक संख्या पर कर देता है। तब पहले के अपेक्षा 6000
कितना 6,670 रुपया टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। 6,670 रुपया टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है वस्तु आप अलग अलग बनाइएगा तो टैक्स सब पर लगेगा। तो वो तो जाहिर सी बात है कि पहले की अपेक्षा टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा ये तो संख्या दिया गया यानी नंबर दिया गया, प्रोडक्शन ऑफ नंबर। यहाँ से अगर हम टैक्स निकाले तो मेरा टैक्स किस तरह से निकलेगा? तो टैक्स जो होता है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1/8 के स्क्वायर करेंगे तो टैक्स जो मेरा निकलेगा वो रुपया में निकलेगा। और यहाँ देखिएगा क्या करेंगे, 1/स्क्वायर करेंगे 4 के स्क्वायर तो 16, 1/3 के स्क्वायर 9, 1/, एहो डायरेक्ट लिख देते 1/64। तो हम बोले थे हर का एलसीएम से गुना कर देंगे। तो एलसीएम अगर के हम निकाले तो 64 इंटू 9 यानी 576 लगभग आना चाहिए। 9 चौक 36 हासिल 3, 9 5 45 और 9 6 54 यानी 576 सही। और जो एलसीएम आया उसे प्रत्येक पद में क्या कर देते हैं, गुना करते हैं। रेशियो के पहला ही क्लास में बताया गया। तो इसमें भी 576, इसमें भी 576 और इसमें भी 576। तो ये तो मेरा 576 ही रह जाएगा। ये 64 से कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में। ये 16 से कटेगा कितना बार में, 16 तिया 48, 16 16 तिया 48। बाकी कितना बच जाएगा, 1 देगा 5 9 16 6 के 96 36। 9 से कटेगा 9 6 का 54 और 9 चौ 36। तो इस तरह से तो देखिएगा एक ही बार वस्तु का उत्पादन करता था टैक्स नो देता था, अब अलग अलग वस्तु का उत्पादन कर रहा था अब टैक्स इतना दे रहा, यानी जोड़ देता 6 4 10 6 16 हासिल 1 6 3 9 9 7 16 1 17 के 7 हासिल 1। यानी पहले 9 दे रहा था अब मेरा 676 दे रहा। तो देखिएगा पहले से यहाँ टैक्स ज्यादा दे रहा। तो यही तो प्रश्न में कह रहा है कि पहले से 6,670 रुपया टैक्स अधिक दे रहा। यहाँ देखेंगे पहले 9 दे रहा था अब यहाँ टैक्स इतना दे रहा, यानी देखते अधिक कितना दे रहा, तब तो अधिक की तुलना अधिक से करेंगे। तो उम्मीद है ये तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 676 में से अगर 9 घटाएंगे तो ये जाएगा तो 7 6 यानी यही आ गया 667 अधिक दे रहा। अधिक और कम के मतलब अंतर पहले क्लास में बताए थे, तो अंतर का तुलना अंतर से। अब प्रश्न में कह रहा है कि पहले वह कंपनी कितने रुपया टैक्स देता था, तो पहला का पूछ रहा था 9 से, ये कट गया यानी टैक्स पहले 9 पर 1 0 यानी पहले टैक्स था 90 रुपया था। तो उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे, क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं। तो उम्मीद करते हैं आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 186। 186 में कह रहा है सुमन है और चमन है। सवाल थोड़ा ही टफ हो सकता है, उतना भी टफ नहीं। सुमन है और चमन है, उधर तो क्वेश्चन लग ही जाएगा उतना। तो इसका देखिएगा सुमन का आय का भी अनुपात दिया गया है और खर्च का भी दिया गया है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है सुमन के बचत की राशि आय के समानुपाती है। तो सुमन का जो बचत का जो हमारा राशि है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आय का। तो कह रहा सुमन की बचत राशि उसके आय के समानुपाती है और खर्च के मेरा क्या है व्यर्थ करना होगा।
समानुपाती। तो यहाँ से अगर हम कॉस्ट इसको हटाएंगे तो बराबर और एक कांस्टेंट आएगा। अगर हम कांस्टेंट लिखने का प्रयत्न करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, खर्च इसमें गुना हो जाएगा, यानी बचत और इनटू खर्च, आई नीचे आ जाएगा बटा आय। आई बराबर किसके होगा, जो वो कांस्टेंट है यानी हिंदी में क्या बोलते हैं नियतांक, उसके बराबर होगा। अब देखिएगा चमन के लिए भी बात कह रहा है, वही बात कह रहा है चमन की बचत राशि आय के समानुपाती या खर्च के व्युत्क्रमानुपाती। तो चमन का भी वही बात है कि बचत जो चमन का है वो आय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और खर्च के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ से बराबर हटाएंगे इसको तो एक कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ से कांस्टेंट लिखना चाहे तो ये मेरा इधर चल जाएगा, तो ये बचत इनटू खर्च बटा आय। ये भी जो मेरा क्या होगा वो एक कांस्टेंट के यानी नियतांक के बराबर होगा। और लास्ट में देखिएगा लिखा है कि रेस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो है ये दोनों प्रश्न क्या है, दोनों क्या लिखा है प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यानी दोनों जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है आपस में बराबर है। तब बताइए जब ये दोनों प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आपस में बराबर होगा तब बचत इनटू खर्च बटा आय सुमन के लिए, अब बचत इनटू खर्च बटा आय चमन के लिए ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब कुछ बचा ही नहीं सवाल में। देखिएगा प्रश्न में कह रहा सुमन और चमन का आय क्रमशः 2 और 3 है। तो आय जो मेरा दिया गया है उस सुमन के लिए 2 और चमन के लिए 3। कह रहा है कि सुमन तथा चमन का आय का अनुपात 2:3 और उनके खर्चों का अनुपात क्रमशः 3:2 है। तो खर्च जी सुमन के लिए 3 और चमन के लिए 2। अब प्रश्न में कह रहा है सुमन की बचत, अब छोड़ दीजिए सॉरी, बीच वाला डाटा तो लिख ही दिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सुमन तथा चमन की आय क्रमशः 20% तथा 10% बढ़ जाए। तो सुमन जी और चमन जी का जो आय है 20% और 10% वृद्धि। तो 20% के वृद्धि के मतलब कितना 120% और 10% के वृद्धि के मतलब 110%। फिर आगे की लिखा है कि उनके खर्च जो है ना उनके खर्च में क्रमशः 10% और 25% कम। तो खर्च को 10% से कम करेंगे यानी 90% और चमन जी का 25% कम करेंगे यानी 75%। आई बचत मेरा बच गया, बचत ही मेरा सुमन के लिए, और ये जो मेरा बचत है वो सी लिखते हो चमन के लिए। परसेंट से परसेंट कट गया, आई परसेंट से परसेंट कट गया, E0 से E0 कट गया, E3 से कट गया 4 बार में। काट छाट थोड़ा करेंगे, आई देखिएगा 3 से कटेगा 3 बार में, आई 3 से कटेगा 25 बार में। और क्या क्या काटे, 5 से काटेंगे 25 दहोतर से, 5 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे 11 बार और कटेगा। तब यहाँ से देखिएगा किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, दोनों का। एक बार सुमन का, तो सुमन का इधर रहने देते हैं, बचत एस बटा बचत सी। तो देखिएगा एस इधर ले आते, सी को इधर ले नीचे ले आते हैं। तो देखिएगा ई वाला जो मेरा पार्ट ऊपर चल जाएगा। तो 4 यहाँ पर है और 5 दूनी 10
10 4 यानी कितना 40/। ये 3 नीचे चल जाएगा तो 3 तिया 9 और गुने 11 यानी कितना 99। यानी आपका उत्तर हो जाएगा बचत एस यानी सुमन का और बचत सी माने चमन का यानी 40:99। तो ऐसा देखिए कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते समझ पाएंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 हो गया ना, 187। 187 में कह रहा है कि 2 दांतेदार पहिए जिनमें से एक की 24 दांत है और दूसरे के 36 दांत है, आपस में फंस कर चलते हैं। यदि दूसरा पहिया 1 मिनट में 120 चक्कर लगाए और पहला पहिया 15 सेकंड में कितना चक्कर लगाए। तो ये सब सवाल को बनाने के लिए थोड़ा खोपड़ी में अपना भी सेंस होना चाहिए। तो देखिएगा इसमें दांत की बात किया है, चक्कर की बात किया है, टाइम की बात किया है। तो हम बोलेंगे कि चक्कर की जो संख्या है, नंबर जो है वो टाइम का मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ टीथ यानी दांत है, डी से दांत लिखे, टी से टाइम, नंबर ऑफ चक्कर के संख्या। तो देखिएगा हम बोल रहे हैं जो चक्कर की संख्या है उस समय का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और नम दांत का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए कैसे ही बात लिखे। देखिएगा हम बोले कि अगर टाइम को बढ़ा देंगे तो चक्कर की संख्या भी बढ़ जाएगा। जैसे अगर 1 मिनट में 2 चक्कर लेता है तो बताइए 2 मिनट में कितना लेगा, 4 चक्कर लेगा। तो समय को जो हिसाब से इंक्रीज करे चक्कर की संख्या भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। समय को अगर डिक्रीज करेंगे तो चक्कर की संख्या भी मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यही बात ही थोड़ा आपको सोचना होगा कि कौन इनवर्सली होगा, कौन डायरेक्टली होगा, थोड़ा दिमाग लगाना। तो ये तो सीधी बात है कि अगर टाइम को अगर बढ़ा दे तो नंबर चक्कर की संख्या के क्या, नंबर ऑफ रोटेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जैसे नहीं देखते हैं हाथ से गन्ना जूस पिए होंगे तो एगो हाथ से मेरा रहता है बेचारे से धुनते रहता था, धीरे धीरे घूमता है यानी चक्कर की संख्या धीरे रहता। लेकिन देखिएगा एगो वही पीटर लगल रहता है, मोटर लगा हुआ रहता, एक बार ऐसे मार देता हड़ हड़ हड़, तो वहां देखिएगा मेरा क्या होता है, आई तरीके तो गड़बड़ हो रहा लगता है। समय बढ़ जाएगा तो चक्कर की संख्या क्या हो जाएगा, सही। तो वहां देखिएगा मोटर लगा हुआ रहता है तो उसको जितना ही टाइम, हाँ सही है, अगर 1 मिनट के लिए हाथ से जो चलाया गया था और 1 मिनट के लिए मोटर वाला जो चलाया गया, तो देखिएगा इसका जो है आपका टाइम बढ़ा तो चक्कर की संख्या भी क्या हो गया, बढ़ गया। और उसका टाइम क्या हो गया था, थोड़ा लेट से इसे कर रहे थे तो उसका चक्कर की संख्या भी क्या था, कम था, सही। और उसमें देखिएगा 2 गो फंसने वाला रहता है, एगो छोटा चक्री रहता है, एगो बड़ा चक्री। तो देखिएगा जिसमें चक्री में एगो में दांत ज्यादा रहता है, एगो में दांत कम रहता है। तो देखिएगा कम दांत वाला स्पीड में ऐसे घूरते रहेगा और एगो बड़का वो रहता है उसमें कम है, उसमें दांत की संख्या ज्यादा होता है, वो धीरे धीरे रोटेट करते रहेगा, गौर करिए। तो देखिएगा यहाँ पर हम कहना यही चाह रहे हैं, जैसे वो इस तरह से रहता है,
और एगो इस तरीका से रहता है। ये दोनों आपस में क्या होता है, फंस करके चलता है। तो इसमें दांत देखिएगा कम होता है, तो हाँ गौर करिएगा इस सांप से मेरा क्या होता है, कनेक्ट रहता है। तो देखिएगा ये वाला थोड़ा स्पीड में घूरेगा, आई बेचारा धीरे धीरे घूरते रहता। तो देखिएगा इसमें दांत क्या होता है, मेरा कम होता है। तो दांत मेरा कम होता है, लेकिन जो इसका स्पीड है वो मेरा क्या होता है, इसका इसमें दांत मेरा क्या है, कम है, लेकिन नंबर ऑफ रोटेशन जो स्पीड है वो मेरा क्या होता है, ज्यादा रहता, ज्यादा स्पीड से घूरते रहता। तो देखिएगा यहाँ दांत कम है, लेकिन चक्कर की संख्या यानी नंबर ऑफ रोटेशन क्या है, थोड़ा ज्यादा है। लेकिन देखिएगा इसमें दांत मेरा क्या है, ज्यादा रहता है, दांत ज्यादा इसमें होता है। आइए देखिएगा बेचारा धीरे धीरे घूरते रहेगा। तो देखिएगा इसमें दांत ज्यादा है, तो चक्कर की संख्या क्या होता है, कम जाता। दांत बढ़ाएंगे तो चक्कर की संख्या क्या होता है, कमता। दांत इंक्रीज देखिए कर दिए तो चक्कर की संख्या क्या होगा, तो इन्वर्सली मतलब यही होता है, बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो चक्कर की जो इसमें दांत मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ दांत अगर बढ़ा तो धीरे धीरे रोटेट करता है, गौर करिएगा गन्ना की दुकान पर। लेकिन देखिएगा दांत मेरा इसमें कम है, अगर ये मेरा कम हुआ तो ये मेरा स्पीड होना चाहिए। तो ऑलरेडी जैसे कम दांत वाला तन्नी हो रहता वो स्पीड में घूरते रहता। यही बात आपको समझना था कि टाइम को बढ़ाएंगे तो चक्कर की संख्या में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जिसमें दांत कम रहेगा वो थोड़ा ज्यादा स्पीड से घूरेगा, यानी रोटेट ज्यादा करेगा। और जिसमें बड़ा दांत रहेगा, जिसमें दांत ज्यादा रहेगा, वो आपका चक्कर की संख्या क्या लेगा, कम लेगा, यानी धीरे धीरे रोटेट करता है। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर हाँ, जब तो यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपका नंबर ऑफ रोटेशन होता है टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन नंबर ऑफ टीथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तब कुछ बचाएंगे सवाल में, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इससे हटाएंगे तब बराबर के लाएंगे, इधर ले जाएंगे तो एन डी और टी इधर लाएंगे तो टी। इसको ऐसा आप 2-3 बार लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है वो मेरा इन्फिनिटिव होता है। तो चलिए पहला बार में देखिए क्या बोला, तो कह रहा है कि जिनमें से एक पहिया में 24 दांत, तो पहला का में 24 दांत है और दूसरा का में 36 दांत। फिर कह रहा है आगे कि आपस में फंस कर चलते हैं, यदि दूसरा पहिया 1 मिनट में, दूसरा पहिया 1 मिनट के मतलब 60 सेकेंड, दूसरा पहिया 1 मिनट में कई चक्कर, 120 चक्कर, नंबर ऑफ रोटेशन। तब प्रश्न में कह रहा पहला पहिया 15 सेकेंड में कितना चक्कर, पहला के लिए पूछा था, पता नहीं। काट छाट करेंगे तब 15 चौके 60, 4 नमा 36, 24 5 20 से n बराबर उधर 9 5 कितना हो गया, 45। यानी आपका उत्तर 45। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन नंबर है तो ए। आगे बढ़ते हैं, तो उम्मीद करते हैं समझ पाए। क्वेश्चन नंबर आइए 188 की ओर देखते हैं। तब प्रश्न में कह रहा है कि फिर वही वाला है कि दो दांतेदार पहिया आपस में फंस कर चलते हैं। तो देखिएगा नंबर ऑफ टीथ जो होता है, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ रोटेशन जो होता है हमारा टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट नंबर ऑफ टीथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ से इसको हटाएंगे तो एक बराबर एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट मेरा एन डी बटा टी के बराबर होगा, क्योंकि इधर जाएगा तब गुना, नीचे आएगा तब भागा। उसी तरह से एन डी और बटा टी आप लिखिए। अब जैसे जैसे दिया गया उसे पुट करिए। करा पहला पहिया 10 सेकंड में 25 चक्कर, पहला पहिया 10 सेकंड में 25 चक्कर, नंबर ऑफ रोटेशन दिया। फिर कह रहा है कि दूसरा पहिया 1 मिनट में 100 चक्कर, दूसरा पहिया 1 मिनट के मतलब है 60 सेकंड में
कितना चक्कर? 100 चक्कर। आगे प्रश्न में करा यदि पहले पहिए में 24 दांत हो, यदि पहला पहिया में 24 दांत हो तो बताइए दूसरा में कितना दांत हो? 1 0 से 1 0 कट गया, 25 चौके 100 कट गया, 4 से कटेगा 6 चौ 24, या के गुना हो जाएगा तो डी बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 36। आई तो एक बार 36 है, एक बार 48। सही का छत किए हैं ना? 0 से 0, 25 चौके 100, 4 से कटेगा 24 कितना बार में? 6 बार में, 6 चौ 24, जाके गुना हो जाएगा तो 6 6 का 36। चलिए सही, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा 189। में कह रहा है, सवाल थोड़ा खतरनाक है लेकिन बनाने के बाद बहुत ही इजी हो जाएगा। कह रहा है कि किसी ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण वहां की त्रिज्या और घनत्व के गुणनफल के समानुपाती है। तो गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स जो मेरा है वो किसके समानुपाती है? तो वहां के त्रिज्या एवं घनत्व के गुणनफल के समानुपाती है। रेडियस और डेंसिटी इन दोनों का गुणनफल के डायरेक्टली देखिएगा। आप सबसे लास्ट वाला लाइन पढ़ रहे हैं, कह रहा जबकि आदमी द्वारा कूदी गई ऊंचाई, सबसे लास्ट में आदमी द्वारा कूदी गई ऊंचाई, जबकि आदमी द्वारा कूदी गई ऊंचाई गुरुत्वाकर्षण बल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी H जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल G का। अगर हम ये G के जगह पुट करें, G का कितना दिया? R इंटू डी, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से लिख सकते हैं। G का वैल्यू कितना दिया? R इंटू डी। अब यहाँ से अगर हम कांस्टेंट टर्म को हटाए तो ये तो मेरा बटा है उधर चल जाएगा, यानी कि इधर से मेरा कांस्टेंट जो मेरा होगा वो ये दोनों पार्ट इसमें चल जाएगा, यानी H इंटू R इंटू डी, यानी हाइट रेडियस और डेंसिटी और कांस्टेंट के बराबर हुआ तो इसको और भी लिख सकते हैं H इंटू R। अब कुछ बचा ही नहीं, सवाल जैसे जैसे करा उसे रख देंगे। करा शनि की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के 10 गुनी है। तो शनि का जो त्रिज्या है तो इसमें दो है, पहला को शनि मान लेते हैं, दूसरा को पृथ्वी मान लेते हैं। तो करा शनि का जो त्रिज्या है वो पृथ्वी से 10 गुना है, मतलब इसका अगर रेडियस 1 है तो ये मेरा कितना है? 10। यही तो करा शनि की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 10 गुना है। अगर शनि की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 10 गुना है, यानी ये वाला रेडियस यहाँ 1 है तो इसका रेडियस 10 है। आगे कह रहा है शनि और पृथ्वी के तथा शनि और पृथ्वी के घनत्व। तो शनि का जो डेंसिटी है वो 1.75 है और पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5.67 है। फिर आगे लिख रहा है यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर 1500 सेंटीमीटर कूद सकता है, तो बताइए कि शनि पर कितना सेंटीमीटर ऊंचाई कूदेगा, यही पूछना। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, कटेगा तो काटिएगा, 25 से कटेगा 25 चौ 100, 25 सते 75 से 2 शून्य कटेगा 25 चौके 100, ये 15 चौके 60 बचल है तो E0 60 कट जाएगा 6 बार, 7 से वो कटना चाहिए, 7 6 7 8
7 से कटेगा 7 8 56, 6 7 49, 7 8 और 7 1 7 यानी 81 बार में। और H जो इधर मेरा बचा 6 1 6 और 8 6 के 48 यानी 486। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। तो शनि पर जो जब पृथ्वी पर 1500 सेंटीमीटर कूदेगा तो उस कंडीशन में शनि पर कितना ऊंचाई कूदेगा? 486 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं समझ पाएंगे। कितना इजी है।